अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ का आगाज़ करना चाहेंगे, वो है आमोज़िश पर असरअंदाज़ होने वाले नफ्सियाती अवामिल। आमोज़िश पर जो अलग-अलग अवामिल असरअंदाज़ होते हैं, उसमें से सबसे अहम है नफ्सियाती अवामिल। इसका एक पहला जुज़ है एहसास। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि एहसास के ताल्लुक से तकरीबन 3 4 से 5 मर्तबा सवालत आ चुके हैं। तो एहसास जो है, ये हमें बाहरी दुनिया से मुतालिक जो इब्तिदाई इल्म हासिल होता है, हमारे हिस्सी अज़ा के ज़रिए उसे ही हम एहसास करते हैं। यानी एहसास मतलब मोहिज से मुतालिक इब्तिदाई इल्म यानी एहसास। एहसास होने के लिए हमारे हिस्सी अज़ा जो है, उनका बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, उनका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ-साथ हिस्सी अज़ा के ज़रिए कोई भी मालूमात जब हमारे दिमाग तक पहुँचती है, तो वो पहुँचाने का काम जो है वो हमारा आसाबी निज़ाम करता है। इसलिए हमारे आसाबी निज़ाम का भी बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। आसाबी निज़ाम के ज़रिए जब मालूमात हमारे दिमाग तक पहुँचती है, तो हमें उस चीज़ का एहसास होता है। एहसास इस सतह पर, क्योंकि ये इब्तिदाई सतह है, यहाँ पर जो मालूमात हमको हासिल होती है, उस पर तज्ज़िया वग़ैरह कुछ हमारा दिमाग करता नहीं। यानी कि अगरचे आपको खुशबू आ जाए या कोई आवाज़ आ जाए या कोई चीज़ दिखाई दे, यही हमारा एहसास है। इस पर तज्ज़िया नहीं करता है होता है कि कौन-सी चीज़ है, उसका रंग कैसा है, उसका आवाज़ कैसा है, ये तमाम चीज़ों का काम हमारा दिमाग अगरचे नहीं करता है, तो इब्तिदाई सतह पर हम उसको एहसास कहते हैं। तो एहसास के लिए हमारे हिस्से-ए-अज़ा का मज़बूत होना ज़रूरी है, आसाबी निज़ाम का मज़बूत होना ज़रूरी है। एहसास में एक बहुत अहम बात ये है कि इसमें हमारी ख़्वाहिश का कोई दखल नहीं होता। हमारी ख़्वाहिश हो या ना हो, हमको एहसास ज़रूर होता है। बहुत सी जगहों पर हम जाते हैं, जहाँ पर हमें आवाज़ सुनाई देता है। ट्रेन का आवाज़ है, बस का आवाज़ है, हमारे घर में पंखों का आवाज़ है। तो अगरचे हमारी ख़्वाहिश नहीं भी हो, तो भी हमको वो सुनना पड़ता है। खुशबू आती है, तो अगरचे हम चाहें, ना चाहें, यानी कि हम इस बात को समझ सकते हैं कि एहसास में हमारी ख़्वाहिश की ज़रूरत नहीं है। हमारी ख़्वाहिश हो या ना हो, एहसास होता ही है। और अगरचे हम गौर करें, तो हुसूल इल्म की ये पहली सतह है, एहसास। एहसास के बाद हम दूसरे स्टेज पे आते हैं, बामानी एहसास यानी इदराक। जो दूसरी सतह है, वो है इदराक। जब कोई भी मैसेज हमारे दिमाग तक आसाबी निज़ाम के ज़रिए पहुँचता है, तो हमारा दिमाग उसका तज़्ज़िया करता है कि इसकी बू कैसी है, इसका रंग कैसा है, इसकी साख़्त कैसी है, ये छोटा है, बड़ा है, जो भी चीज़ें होती है। तो ये तज़्ज़िया करना यानी उसको उसका मतलब समझना, इस सतह पे हम कहते हैं कि एहसास अगरचे बामानी हो जाए, एहसास का पूरा तज़्ज़िया होने के बाद हमें इल्म हो जाए, तो वो इदराक होता है। अब इदराक हमारा उसी वक़्त होगा जब हमारे पास साबिक़ा तजुर्बात होगी। अगर किसी पहलू से मुताल्लिक़ हमारे पास साबिक़ा तजुर्बात नहीं है, तो हमको इदराक नहीं होता है। सॉरी, इदराक नहीं होता है, उसके लिए तजुर्बात का होना बहुत ज़रूरी है। इदराक जो है, ये हमेशा मुकम्मल तौर पर होता है, जुज़वी तौर पर नहीं होता। और ये बात जो है, ये गेस्टल्ट इस थ्योरी को मानने वाले जो लोग हैं, कोहलर वग़ैरह, कोहलर वग़ैरह जो है, उनका ऐसा मानना है कि इदराक जो है, ये मुकम्मल तौर पे होता है, जुज़वी तौर पर नहीं होता। यानी कि इदराक मुकम्मल तौर पे होता है, एक हिस्सा शकल होता है और बाकी पस मंज़र होता है। इस बात को भी हमने देखा है कि जब किसी भी चीज़ का हमको इदराक होता है, तो उस वक़्त जिस चीज़ पे हमारी तवज्जो ज़्यादा जाती है, वो हमारे लिए शकल बन जाती है और बाकी का पस मंज़र बन जाता है। जैसे कि किसी शादी के प्रोग्राम में हम देखते हैं कि दूल्हा जो होता है, वो शेरवानी वग़ैरह पहने हुए, हार पहने हुए होता है, तो सबसे पहले हमारी नज़र उसकी तरफ जाती है। इसलिए वो हमारे लिए शकल बन जाता है और बाकी के वहाँ पे मौजूद जो जो भी होता है, वो पस मंज़र होता है। यानी मुकम्मल इदराक ही होता है और हमको इदराक के ज़रिए मुकम्मल तफ़सील हासिल होती है। ऐसा गेस्टल्ट इस थ्योरी को मानने वाले जो लोग हैं, उनका मानना था और इसके ताल्लुक से भी टीईटी के इम्तिहान में सवाल आ चुके हैं। अब इदराक होते वक़्त हमारे सामने जो मोहिज होते हैं, बाहर जो मोहिज होते हैं, उनकी जमात-बंदी की गई है। तो जमात-बंदी 5 सतहों पर की जाती है। सबसे पहले कुर्ब,
यानी नज़दीकी। अगरचे हमारे सामने 6 कतारें हैं, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, लाइन डी, लाइन ई और लाइन एफ। ये 6 कतारों में से अगरचे हम ए और बी को करीब-करीब कर दें, सी और डी को करीब-करीब कर दें और ई और एफ को करीब-करीब कर दें, तो हमें ये 6 कतारें नज़र नहीं आएँगी इससे, बल्कि हमको 2-2 के 3 ग्रुप नज़र आएँगे। ये हमारे दिमाग का एक अमल है, जो नज़दीक-नज़दीक होने वाली चीज़ों का एक ग्रुप बना लेता है, जिसको हम पूर्व कहते हैं। दूसरी जो मुहिज है, मुहिज की जो जमातबंदी का तरीका है, वो है मुतमासिला। यानी जो मुतमासिल चीज़ें होती हैं, एक जैसी चीज़ें होती हैं, उसका ग्रुप हमारा दिमाग बना लेता है और उसकी मदद से हमको इदराक होता है। जैसे अगरचे किसी जगह पे कुछ मुसल्लस बने हुए हों, बीच में कुछ मुस्ततिल, कुछ मुरब्बे बने हुए हों, तो हमारा दिमाग मुसल्लसों का ग्रुप बना लेता है, मुस्ततिल का ग्रुप बना लेता है, मुरब्बों का ग्रुप बना लेता है। अगर हम कोई मुकाबला देख रहे हो, मैच देख रहे हो, तो हमारा दिमाग बाकायदा कपड़ों पर से टीम का भी अंदाज़ा लगा लेता है। तो यहाँ पे जो एक जैसे कपड़े पहने हुए जो खिलाड़ी होते हैं, उनका एक ग्रुप बना लेता है हमारा दिमाग। ये एक दूसरा तरीका था खारजी मुहित का, जमातबंदी का। तीसरा होता है तसलसल। कोई भी चीज़ जब तसलसल में होती है, तो उसको एक ग्रुप की शक्ल में हमारा दिमाग कबूल करता है। जैसे कि अगर क्या नुकात का सेट हो, एक के एक बाद नुकात बनाए गए हो, तो उनको हम नुकात ना समझते हुए खत समझ लेते हैं। इसे हम तसलसल कहते हैं। हमारे दिमाग की एक और बहुत बड़ी खूबी होती है कि वो अधूरी चीज़ को मुकम्मल कर देता है। जैसे कि तुम्हारे पास एक सवाल आया था टीईटी के इम्तिहान में, ईडीएन बने हुए थे। एक्चुअल में वो ईडी और एन लिखे हुए नहीं थे। कहीं तो भी उनके अंदर गैप था, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग ने उसको कंप्लीट किया और हमको ये बताया कि ये ईडीएन लिखा हुआ है। तो इस खुसूसियत को हम कहते हैं तखमीला। तखमीला पर भी एक सवाल आ चुका है, जो बहुत अहम है खारजी मुहिज में। और इसके बाद में आखिरी चीज़ है ज़हनी मश्क। हमारा दिमाग किसी चीज़ के ताल्लुक से एक फैसला ले लेता है। उस फैसले के मुताबिक हम सोचते हैं। इसे ही हम ज़हनी मश्क कहते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज़ या कोई शख्स हमें नापसंद हो, तो वो अब कुछ भी करे, तो हम उसकी बातों को नापसंद ही करते हैं। अगर कोई हमें पसंद हो, तो हमारे साथ किसी भी तरीके का बर्ताव करो, तो हम उसे पसंद ही कहते हैं। या किताब खुली है या किताब बंद है, ये भी एक ज़हनी मश्क की मिसाल है कि हमारे सामने किताब की तस्वीर होती है और वो किताब किसी-किसी को खुली नज़र आती है और किसी को किताब बंद नज़र आती है। ये भी ज़हनी मश्क का एक तरीका है। ये खारजी मुहिज की जमातबंदी थी और इस पर भी तकरीबन 3 से 4 मरतबा सवालात आ चुके हैं। बहुत ही आसान चीज़ है, इसलिए इसको पढ़िए। अब इदराक के नुक्स, हम जो इदराक करते हैं, उसमें नुक्स होते हैं। ये नुक्स 2 तरह के होते हैं। पहला होता है इल्तिबास या फ़रेब नज़री और दूसरा होता है वहम। इल्तिबास में जो है मोहिज मौजूद होता है और फ़रेब नज़री में मोहिज मौजूद नहीं होता। मोहिज मौजूद ना होने के बावजूद भी एहसास होता है हमें। तो इल्तिबास या फ़रेब नज़री में किस तरह से हमको फ़रेब होता है, इसकी 4 बातें हैं। तो पहला है साबिक़ा तजुर्बात। हमारी ज़िंदगी में जो तजुर्बात गुज़रे होते हैं, उसके लिहाज़ से हम कोई तो भी इदराक कर लेते हैं जो गलत होता है। जैसे किसी जगह से साँप गया हो, ये आपको कहा जाए और उसी रास्ते से अगर हम जा रहे हैं और वहाँ पर अगर कोई रस्सी भी मौजूद हो, तो हमें ऐसे लगता है कि वो साँप है। क्यों? कि ये हमारा साबिक़ा तजुर्बा हो चुका है कि यहाँ से साँप गया था। दिमाग की मख़सूस हालत, कभी-कभी हम कुछ सोचने में महव होते हैं, हमारा दिमाग उसी ताल्लुक से सोचता रहता है, तो हमको वही चीज़ नज़र आती है। जैसे अगर हमारा कोई सिक्का वगैरह खो जाए और रास्ते पे हमें किसी बॉटल का ढक्कन नज़र आ जाए, तो हम उसको हमारा सिक्का समझ लेते हैं। तो ये फ़रेब नज़री है। या फिर मख़सूस तबी हालत। तबी हालत जो होती है, आपने देखा होगा कि अगर क्या पानी की बाल्टी में हमारा साबुन गिर जाए या कोई बर्तन गिर जाए, वो हमें नज़दीक नज़र आता है। या हाउस में अगर चाहे कोई लकड़ी रख दी जाए, तो लकड़ी हमको टेढ़ी नज़र आती है। हालाँकि वो टेढ़ी नहीं होती, तो ये तबी हालत की वजह से होता है। ये चीज़ें तबीयत के अंदर पड़ी है हमने। इसके बाद में हिंसी इल्तिबास, इल्म हिंसा से ताल्लुक़ रखने वाले जो
اشکال ہوتے ہیں وہ کون سی شکل متشابہ ہے، متماثل ہے، یہ ہم بغیر پیمائش کے بتاتے ہیں، تو اس میں ہنس التباس ہوتا ہے، حالانکہ ہمارا جو قیاس ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، لیکن چونکہ شکل اس طریقے سے بنی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ یہ متماثل ہے، تو اس طریقے سے ادراک کے نقص کا جو پہلا حصہ ہے التباس یا فریب نظری، یہ 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے: ہمارے سابقہ تجربات، مخصوص دماغی حالت اور مخصوص طبعی حالت اور ہنسی التباس۔ ادراک میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ مہیج موجود ہوتا ہے، بھلے ہی وہ غلط ہے، رسی ہے ہم اس کو سانپ سمجھ رہے، بوتل کا ڈھکن ہے ہم اس کو سکہ سمجھ رہے، یا کوئی شکل متماثل نہیں ہے لیکن ہم اس کو متماثل سمجھ رہے، لیکن بات یہ ہے کہ مہیج موجود ہوتا ہے۔ اور وہم جو ہے ادراک کا دوسرا نقص ہے، وہم میں یہ ہوتا ہے کہ مہیج موجود نہ ہوتے ہوئے بھی ہم کو ویسا محسوس ہوتا ہے۔ عام طور پر جن کو بہت گہرا صدمہ لگتا ہے، بہت زیادہ دکھ پہنچا ہو، یہ لوگ اکثر اس حالت میں آ جاتے ہیں کہ ان کو کوئی موجود نہ ہوتے ہوئے بھی موجود نظر آتا ہے، اور اس سے باقاعدہ وہ گفتگو وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو التباس ہوتا ہے، اس طرح کا جو ادراک ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، اور اس کو ہم وہم بولتے ہیں۔ ہماری اگلی سطح ہے متخیلہ یا شبیہہ۔ ہم نے پہلا دیکھا کہ احساس کی مدد سے ہم کو ادراک ہوتا ہے۔ اب جو ادراک ہم کو ہو چکا ہے، جو ادراک ہمارے دماغ میں موجود ہے، جو ہمارے سابقہ تجربات ہے، اس کی مدد سے سابقہ ادراک کو اگرچہ ہم ذہن میں لاتے ہیں، تو ذہن میں لانے کے اس عمل کو ہی متخیلہ یا شبیہہ کہا جاتا ہے۔ شبیہہ کے لیے ادراک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس چیز کے بارے میں ہم نے سنا نہیں ہے، اس چیز کے یا جس چیز کو دیکھا نہیں ہے، اس چیز کی شبیہہ یا متخیلہ ہم بنا نہیں سکتے۔ ادراک ہونے کے بعد میں ہمارا دماغ تجزیہ کرتا ہے، اور تجزیہ کرنے کے بعد تعمیم کرتا ہے۔ یہ تینوں بھی چیزیں، ادراک بھی، تجزیہ بھی اور تعمیم بھی، ان تینوں چیزوں کا شبیہہ بننے کے لیے ہونا ضروری ہے۔ شبیہہ جب ہمارے دماغ میں بنتا ہے تو ہمارے سامنے جو چیزیں موجود ہوتی ہے، جس چیز کا ہم شبیہہ بناتے ہیں، اس میں عام طور پر خصوصیات یعنی رنگ، سائز، چھوٹا بڑا پن یا تعلق، کیا تعلق ہے دو چیزوں میں، کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، ان کو ہم دھیان میں رکھ کر متخیلہ بناتے ہیں، شبیہہ بناتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کسی بورڈ پر ٹیچر نے ایک قدرتی منظر بنا دیا ہے، اس منظر کو سامنے دیکھ کر ہم جو باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ ہمارا ادراک ہوگا، اور اگرچہ ہم اس کو بغیر دیکھے، کچھ دیر دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے اگرچہ ہم اس منظر کو بیان کرتے ہیں، تو اب ہم شبیہہ کی سٹیج پر ہیں۔ شبیہہ میں ہمارا ادراک بھی ہو چکا ہے، ہمارا تجزیہ بھی ہو چکا ہے، اور ہمارا تعمیم بھی ہو چکا ہے، لیکن ادراک جو ہے یہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے اور شبیہہ یہ کاذب ہوتا ہے۔ تو ادراک اور شبیہہ میں کیا فرق ہے، اس کے تعلق سے 3 سے 4 مرتبہ سوالات آ چکے ہیں، تو اس بات کو بھی ہم سمجھیں گے کہ ادراک اور شبیہہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے مہیج۔ ادراک جو ہے اس میں مہیج ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اگزامپل رکھا ہوں کہ کسی بورڈ پر ایک قدرتی منظر بنا ہوا ہے، تو اس کو اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارا ادراک ہو رہا ہے، تو ادراک ہو جانے کے بعد میں اگرچہ ہم نے آنکھیں بند کر دیے، یعنی اب وہ مہیج موجود نہیں ہے، اور پھر بھی ہم بتا رہے ہیں، تو یہ ہماری شبیہہ ہوں گی۔ یعنی ادراک میں مہیج موجود ہوتا ہے، لیکن شبیہہ میں مہیج موجود نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا جو فرق ہے، ادراک جو ہوتا ہے یہ مستقل ہوتا ہے، ٹوٹک نہیں ہوتا ہے، بلکہ مستقل نظر آتا ہے۔ ہمارے سامنے جو منظر ہے بورڈ پر بنا ہوا، اس کو اگرچہ ہم آنکھیں کھول کر دیکھ رہے ہیں تو ہم کو وہ جو کہ تو نظر آتا ہے، مستقل ہوتا ہے، لیکن وہی اگرچہ آنکھیں بند کر رہے تو ضروری نہیں کہ وہ منظر ہم کو پورا کی پورا نظر آئے، یا تھوڑی دیر نظر آنے کے بعد میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی جگہ کوئی دوسری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شبیہہ جو ہے یہ مستقل نہیں ہوتی۔ تیسری اہم بات ہے کہ پائیدار اور جاندار، کیونکہ ادراک ہم کو دیکھتے ہیں، ہم کسی چیز کو سامنے دیکھ کر ہمارا اس کا ادراک ہوتا ہے،
मोहिज मौजूद होता है, इसलिए इदराक जो है ये जानदार होता है, जबकि शबिया जो है ये पायदार या जानदार नहीं होती। हमारा जो इदराक है ये मुस्तकिल होता है, जबकि शबिया जो है ये हिस्सों में बटी हुई होती है। एक अहम बात, हमारा जो इदराक है वो मारूजी होता है, यानी हकीकत पर मुबनी होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। इसमें हमारी शख्सियत का दखल कम होता है। लेकिन शबिया जो है ये शख्सियत पर मुनसिर होती है, हमारी शख्सियत का इसमें दखल होता है। हमको अगर चाहे पूछा जाए आंखें बंद करके अगर चाहे हमसे पूछा जाए कि बोर्ड पर कुदरती मंजर कैसा है बयान कीजिए, तो हम हमारे लिहाज से उसको बयान करेंगे, हम हमारे सोच के हिसाब से उसको बयान करेंगे, हमारी दिल की बातें उसके अंदर शामिल हो जाएंगी। और एक अहम पहलू जो है इदराक और शबिया का जो है, इदराक जो है वो एक मुश्किल अमल है, हमको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, जबकि शबिया एक सॉरी इदराक जो है एक आसान अमल है और शबिया जो है एक मुश्किल अमल है। शबिया के लिए हमको बहुत कोशिश करके उस चीज को सामने लाना पड़ता है, इसलिए एक मुश्किल अमल है। एक अहम बात ये भी है कि शबिया जो है ये इदराक की नकल होती है। इस टाइप का भी एक सवाल आ चुका है, इस बात को ध्यान कीजिए कि इदराक जो है ये शबिया जो है ये इदराक की नकल होती है। अब देखो, मैंने आपको बताया हूँ कि एक मिसाल जो आपके सामने रखा हूँ कि आपने बोर्ड पे का कुदरती मंजर देखा और उस्ताद के जरिए पूछे गए सवाल के जवाब दिए। उसके बाद में आंखें बंद करके आपने उसी कुदरती मंजर को देखा और जो चीजें बयान की वो आपकी शबिया थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस कुदरती मंजर में का जो सूरज है, उस सूरज के साथ हमको दूसरे सितारे भी नजर आते हैं, दूसरे सितारे भी वहाँ पे गर्दिश करना शुरू कर देते हैं, पानी में से, समंदर में से मछलियां बाहर आना शुरू हो जाती है। तो इस टाइप का जो अब हम बना रहे हैं ये हमारा तखय्युल है। मतलब तखय्युल एक तीसरी स्टेज है। इदराक के बाद हम शबिया बनाते हैं और शबिया के बाद हमारा तखय्युल होता है। तखय्युल जो है साबिका इदराक को मुख्तलिफ तरीके से जमा करना और एक नई शक्ल बनाना तखय्युल कहलाता है। मतलब हमने अब सूरज के साथ सूरज को चेहरा लगा दिया, सूरज को जान दे दी, सूरज में अब हमको कान नजर आ रहे हैं, आंखें नजर आ रही है। तो ये तमाम चीजें अब हमारा तखय्युल है। शबिया के स्टेज से हम आगे गुजर चुके हैं, एक नई शक्ल हम बना लेते हैं। तखय्युल के लिए भी मोहित की जरूरत नहीं होती। तखय्युल जो है इसके लिए भी हमको मोहित का होना जरूरी नहीं। लेकिन शबिया और तखय्युल में एक फर्क है कि तखय्युल असल शक्ल से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हम जो तखय्युल करते हैं वो असल शक्ल से, असल जो बात हमारे सामने कुदरती मंजर था, अब उसको हमने नई चीज बना दी, वो हमारा तखय्युल होगा। तखय्युल के कुछ अकसाम हैं, जिसमें पहला है इयादी तखय्युल और दूसरा है तामीरी तखय्युल। तामीरी तखय्युल की फिर दो इस अकसाम हैं, एक तकलीदी तखय्युल और तख्लीकी तखय्युल। और अगर हम तख्लीकी तखय्युल को देखें तो उसकी भी तीन अकसाम हैं, अमलियती तखय्युल, जमालियाती तखय्युल और लामहदूद तखय्युल। इयादी तखय्युल, इयादी तखय्युल यानी जो वाक़यात हमारे ज़िंदगी में गुजर चुके हैं उनको बयान करना, उनको याद करना। जैसे हमारी तालीमी सैर, स्कूल का पहला दिन, इम्तिहानगाह के हालात, क्योंकि ये चीज़ें हमारे ज़िंदगी में गुजर चुकी है, इसका हम सिर्फ इयादा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये इयादी तखय्युल की हैसियत रखता है। दूसरी किस्म है तामीरी तखय्युल। कोई प्रोग्राम अगर चाहे हमको करना है, हमको क्या क्या करना होगा, किस तरीके से हमको डेकोरेशन करना है, कौन कौन से मेहमान होंगे, ये तमाम तरह की अगर चाहे हमको मनसूबाबंदी करना है, तो ये एक मिसाल होती है तामीरी तखय्युल की। तामीरी तखय्युल के जो दो अकसाम हैं, तख्लीकी तखय्युल और तकलीदी तखय्युल। इसमें तकलीदी तखय्युल की मिसाल होती है कि अगरचे कोई कहानी हम पढ़ रहे हो, तो उस कहानी के जो कैरेक्टर्स है उनको हमारे आंखों के सामने देखना,
वैसा मंजर हमारे सामने लाना, किसी कोई वाकया या कोई कहानी जब हम सुनते हैं तो मंजर हमारे आंखों के सामने आ जाता है, वो हकीकत पर मबनी हो या ना हो, तो इसको हम तखलीदी तखय्युल कहते हैं। और तख्लीकी तखय्युल जो है, इसके फिर 3 अक़साम हैं, जिसमें पहली है अमली तखय्युल। अमली तखय्युल मतलब ये इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुताल्लिक होता है, जैसे घर की तामीर करना, घर किस तरीके से बनेगा, घर कैसा होगा, इसकी प्लानिंग तखय्युल में इंजीनियर कर लेता है। मिसाइल लॉन्च करना है तो प्रोग्राम कैसा होगा, ये हमको एक साइंसदान बताता है। पुल बनाना है, इस तरह के जितने भी काम बनने से पहले जो हम तखय्युल करते हैं, इसको हम अमली तखय्युल कहते हैं। इसकी दूसरी किस्म है तख्लीकी तखय्युल की, जमालियाती तखय्युल। जमालियाती तखय्युल में शायर, मुसन्निफ, गुलकार, मुजस्सिमा साज वगैरह ये जो बनाते हैं, शायर जो गज़ल करता है या नज़म करता है, मुसन्निफ जो लिखता है, एक गाने वाला या मुजस्सिमा बनाने वाला, ये जो चीज़ें करते हैं, ये ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें से हमको जमालियात नज़र आती है। इसके बाद आखिरी है लामहदूद तखय्युल, ऐसा तखय्युल जो जिसकी कोई हद ही ना हो, जैसे आसमान में उड़ता हुआ घोड़ा या परियों की कहानियाँ, हवा में महल बनाना, भूतों से मुतालिक कहानियाँ, ये तमाम चीज़ें जैसे स्पाइडरमैन वगैरह फ़िल्में हमने देखे, ये तमाम चीज़ें जो है ये हमारे लामहदूद तखय्युल से ताल्लुक़ रखती है।